हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी 2024 के लिए निर्धारित नए सिलेबस को निशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं और हमने अपनी 10वीं यूनिट पूरी तरह कंप्लीट कर ली है। उसके एमसीक्यूज की सीरीज भी हमने शुरू कर दी है। 30 यूनिट भी लगभग हमारी कंप्लीट होने वाली है। जैसे ये यूनिट कंप्लीट होगी इसके एमसीक्यूज भी हम इसी रूप में इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएंगे, आप निश्चिंत रहें। और इसका पीडीएफ भी आपको जल्दी से अवेलेबल हो जाएगा। कल का बोला गया था मेरे द्वारा, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया कंप्लीट, आज हो जाएगा। चलिए आज के लेक्चर पे शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था आरबीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सबको सिलेबस अच्छे से याद है। आज हम आरबीआई के बारे में बात करने वाले हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे सिलेबस का। आज हम इसके बारे में मूल अवधारणाओं को भी पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उसे भी कवर करेंगे। आइए समझते हैं आरबीआई क्या है। देखिए, आरबीआई हमारे देश का एक ऐसा बैंक है जो देश के केंद्रीकृत बैंक के रूप में काम करता है। केंद्रीकृत बैंक के रूप में अपनी वो सभी भूमिकाएं निभाता है जो किसी बैंक को निभानी चाहिए और साथ में सरकार के बैंक के रूप में या देश में वित्तीय या मौद्रिक नीति के निर्धारित कर्ता के रूप में भी काम करता है। चलिए हम आरबीआई की पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, फिर इसके मूल पॉइंट्स पर आएंगे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 से की गई थी। दोनों बातें हैं और दो अलग अलग बातें हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी तो आंसर होगा 1935, 1935। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम से की गई थी तो आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। इसके इस अधिनियम को लाया गया था एक समिति की सिफारिश पर, एक आयोग की सिफारिश पर, और उसका नाम था हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग 1926 में बना था, ये याद रखना। और इसकी सिफारिश पर ही 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ में हमने आरबीआई की स्थापना कर ली थी। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए, जब पहले रिजर्व बैंक बनाया गया था तो एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं था। 1949 में इसको रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया या राष्ट्रीयकरण इसका कर दिया गया। आरबीआई भारत का एक केंद्रीकृत बैंक है, केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक बैंक है, इसीलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा आरबीआई को हम बैंकों का बैंक कहते हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हमारे देश के अधिकांश जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, लेकिन क्योंकि औद्योगिक राजधानी मुंबई है और ज्यादातर जो वित्तीय लेन देन होता है वो हमारी औद्योगिक राजधानी से होता है, इसलिए मुंबई में इसका जो मुख्यालय वो स्थापित किया गया। पहले इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता हुआ करता था, याद रखिएगा कोलकाता में स्थापित हुआ था। लेकिन कुछ वर्षों बाद 1937 में ही कोलकाता से इसका जो मुख्यालय है उसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। दो महत्वपूर्ण बातें कर ली हमने। आरबीआई की स्थापना कब हुई और आरबीआई की स्थापना कहां हुई। तो आरबीआई की स्थापना कोलकाता में की गई थी, लेकिन 2 वर्ष बाद ही 1937 में इसकी जो मुख्यालय है उसे कोलकाता से हमने मुंबई शिफ्ट कर दिया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। आपको एक फोटो दिखाई दे रहा होगा सर ऑसबोर्न स्मिथ का। ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे और इनका कार्यकाल 1935 से लेकर के 1937 तक था। अब देखिए 1935 से 1937 तक हमारा जो मुख्यालय है वो कोलकाता रहा और उसके बाद में फिर मुंबई शिफ्ट हो गया। तब इनका जो मुख्य कार्यकाल है वो भी समाप्त हो जाता है। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे, याद रखिएगा। पहले भारतीय जो गवर्नर बने आरबीआई के उनका नाम था सीडी देशमुख, याद रखिएगा सीडी देशमुख। देखो, देश के पहले देशमुख, आसानी से याद हो जाएगा। इसको कोडिंग करते चलिए। पहला हमने बनाया ओसबोर्न को, ओसबोर्न बने, और दूसरा बना दिया हमने या भारतीय पहले बने देशमुख, सीडी देशमुख। तो सीडी तो छोड़िए, देशमुख, देश के आदमी देशमुख हो जाएंगे। इनका कार्यकाल 1943 से लेकर 1949 तक था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की आजादी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे तो आपको आंसर करना है सीडी देशमुख ही आजादी के समय भी थे, क्योंकि इनका कार्यकाल 43 से 49 तक था।
आगे बढ़ते हैं, इन्हीं के समय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बैंकिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीयकरण या आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय भारत के गवर्नर कौन थे। याद रखिएगा सीडी देशमुख थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीडी देशमुख का फोटो आप देख चुके हैं। वर्तमान में शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर है। अब यहाँ दो बातें याद रखनी है, देखो कौन है वर्तमान में गवर्नर, शक्तिकांत दास, और कौन से नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आप फोटो देख रहे हैं इनका। शक्तिकांत दास बहुत ही फेमस चरित्र है हमारे देश के, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले और इनके समय हमने कोविड जैसी महामारी के समय भी देश आगे बढ़ा है, इसलिए इनको याद किया जाता है। आरबीआई के उप गवर्नर 4 होते हैं, लेकिन आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स नहीं पूछती है। सबसे लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में बेनेगल रामाराव रहे हैं। याद रखिएगा बेनेगल रामाराव, बेनेगल रामाराव को जाना जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले गवर्नर के रूप में। यह है बेनेगल रामाराव। याद रखिएगा सबसे लंबे समय तक कौन आरबीआई का गवर्नर रहा। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया वे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पहले आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया, वित्त मंत्री के रूप में काम किया और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। इनको हम इसीलिए याद करते हैं। 1991 जो 1990-91 में खाड़ी युद्ध के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था गिरी थी, अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हुई थी, उसी समय यही व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उभारा था, या इनकी ही नीतियों से एलपीजी हमारे देश में आया। एलपीजी माने वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, लिक्विडाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो इन्हीं के कहने पर आया था। बाबा साहब अंबेडकर, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट जो मुझे आपको बताना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आरबीआई की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले सदस्य थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी। याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर की एक किताब है प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब थी, के माध्यम से बैंकों की कार्य पद्धति को हिल्टन यंग आयोग के सामने रखा। देखिए सीधे तौर पर तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी समिति के सदस्य नहीं थे, लेकिन हिल्टन यंग आयोग जो कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण या बैंकों की स्थापना से संबंधित है, आरबीआई की स्थापना उसी की सिफारिश पर हुई, उसके सामने एक रिपोर्ट रखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1926 में यह आयोग भारत में जो आयोग बना था उसको रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस कहा गया था। हिल्टन यंग आयोग का ही नाम है इसी को। तब इसके सदस्यों ने बाबा साहेब अंबेडकर की पुस्तक की पुष्टि की थी। उन्होंने खुद कहा था सदस्यों ने कि हमने इस किताब से ये आइडिया लिया है कि भारत में केंद्रीकृत बैंक की जरूरत है और इसीलिए हम भारत में आरबीआई नाम की बैंक की स्थापना करते। तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक का नाम याद रखना है। अगर सीधे तौर पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आरबीआई की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो अगर 4 ऑप्शन में से ये नाम हो तो आपको हाँ याद रखना है कि इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, सीधे तौर पर नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। इसी के आधार पर बैंक की स्थापना हुई। आरबीआई को एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। याद रखिएगा इसका जो शुरुआती नाम है वो एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया भी था। कुछ लोग अभी भी इसे एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इस नाम से भी आरबीआई को जाना जाता है। आपको 2 बातें याद रखनी है, आरबीआई को आरबीआई का भी कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीकृत बैंक भी कहा जाता है और एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का कामकाज केंद्रीय निर्देशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें कुल 20 सदस्य होते हैं। देखो आपको याद रखना है एक निर्देशक मंडल होता है, निर्देशक मंडल जिसमें 20 सदस्य होते हैं और ये जो 20 सदस्य होते हैं ये अलग अलग भागों में बटे होते हैं। आपको ये पूरा इंपॉर्टेंट है, 20 की बारे में याद रखना है। खैर ये सबसे अच्छी बात है कि 20 के 20 सदस्यों की नियुक्तियां जो है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती हैं। तो यहाँ अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि इनके स्थानीय निकायों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ जो सभी सदस्य हैं सबकी ही नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। रिजर्व बैंक अधिनियम, रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा 4 वर्षों के लिए की जाती है। याद रखिएगा 20 सदस्य होते हैं और सबकी नियुक्ति 4 वर्षों के लिए की जाती है। खैर सरकार चाहे तो उनके जो कार्यकाल है उसमें कमी या वृद्धि कर सकती है, ये भी महत्वपूर्ण बात है।
आगे बढ़ते हैं, इसके गठन या इन 20 सदस्यों की बात करते हैं। देखो, एक पूर्णकालिक गवर्नर होता है, हमने अभी बात की शक्तिकांत दास, और 4 अधिकतम उप गवर्नर होते हैं, अर्थात 1+5 हमें समझ आ गया कि इसके जो निर्देशक मंडल है उसमें 5 लोग कौन होंगे। तो 20 टोटल लोग होते हैं या 20 टोटल सदस्य होते हैं, जिसमें एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर हो जाते हैं। एक वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी होता है, तो एक जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी हो जाएगा, याद रखिएगा। सरकार द्वारा नामित 10 सदस्य इसके निर्देशक होते हैं, याद रखिएगा 10 सदस्य इसके निर्देशक होते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो देश के आर्थिक जीवन में विभिन्न पहलुओं पर काम कर चुके हैं, देखिए 10 सदस्य वो होते हैं जिन्हें इकोनॉमी या वित्त क्षेत्र का या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का ज्ञान होता है, उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। 4 निर्देशक स्थानीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। हमें पता है कि आरबीआई की 4 ब्रांचेस हैं और 4 ब्रांचों को स्थानीय बोर्ड कहा जाता है। तो जो इसके 4 स्थानीय निकाय हैं, वहां से उनके जो 4 ब्रांचेस हैं उनके हेड भी आरबीआई के निर्देशक मंडल में होंगे। तो ये 20 सदस्य हैं, आपको याद रखना है, एक गवर्नर, 4 इसके उप गवर्नर, एक केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी और 10 निर्देशक जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त हैं, और 4 सदस्य वो हैं जो इसकी 4 ब्रांचों के हेड हैं। आगे हम इनकी 4 ब्रांचेस जिन्हें स्थानीय बोर्ड कह रहे हैं उनकी बात करेंगे। केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त 4 स्थानीय बोर्ड होते हैं, अर्थात इसकी 4 शाखाएं होती हैं। हम सीधे कह सकते हैं कि 4 शाखाएं होती हैं। मैं क्षेत्रीय कार्यालय की बात नहीं कर रहा हूं, क्षेत्रीय कार्यालय दूसरा कॉन्सेप्ट है। जिनके मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है और कोलकाता में। देखो, अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं तो हमारे जो 4 महानगर हैं उन चारों ही महानगरों में एक एक इसका कार्यालय होगा। एक मुंबई में होगा, एक दिल्ली में होगा, एक चेन्नई में होगा और एक कोलकाता में होगा। तो यह चारों जो इसके स्थानीय कार्यालय हैं उनमें 4 अध्यक्ष होंगे और वो 4 अध्यक्ष ही यहाँ 4 स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में या निर्देशक मंडल में शामिल होंगे। स्थानीय बोर्ड की केंद्रीय संचालन बोर्ड के अनुसार ही काम करता है और समय समय पर केंद्रीय संचालन बोर्ड को महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श देता रहता है। कोई बहुत विशेष बात नहीं है, सबको पता है कि जो ब्रांच होती है वो केंद्रीकृत जो बैंक है उसी के आधार पर चलेगी, वही कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। पूरे भारत में रिजर्व बैंक कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपसे पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक कहाँ है तो एक ही है और वो है मुंबई में। मुंबई में ये जो रिजर्व बैंक है इसकी 4 स्थानीय कार्यालय हैं। कितने स्थानीय कार्यालय हैं? 4 स्थानीय कार्यालय हैं। और वो 4 कहाँ हैं? 4 जो भारत के बड़े महानगर हैं वहां पर है। और इसके 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो लगभग सभी राज्यों में है। याद रखिएगा, 29 क्षेत्रीय कार्यालय, हर राज्य में एक एक क्षेत्रीय कार्यालय इसका काम करता है। जब नोटबंदी हुई थी तो हमने देखा कि इन क्षेत्रीय कार्यालयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित है। भारत की मौद्रिक नीति और साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है। देखिए, यहाँ समझिएगा, जो मौद्रिक नीति होती है उसका निर्माण, मौद्रिक नीति का निर्माण हमारा आरबीआई करता है। और अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि भारत की वित्तीय नीति कौन तैयार करता है, तो अगर आपसे पूछा जाए वित्तीय नीति कौन तैयार करता है तो फिर भारत की सरकार आंसर होगा, क्योंकि भारत की सरकार करती है वित्तीय नीति, या वित्त मंत्रालय करेगा। लेकिन आरबीआई मौद्रिक नीति, दोनों में डिफरेंस है। मौद्रिक नीति केवल पैसों की मार्केट में उपलब्धता कमी की बात करता है और वित्तीय नीति उस पैसों से रिलेटेड संपूर्ण सब्जेक्ट या एस्पेक्ट्स को कवर करती है। याद रखिएगा, आरबीआई ने देश में मौद्रिक नीति गतिविधि का नियमन और नियंत्रण करने का काम लिया हुआ है। आरबीआई का लेखा वर्ष 30 जून से 1 जुलाई हुआ करता था। याद रखिएगा, 8 दशकों तक, मतलब आजादी के बाद से लेकर 2020 तक यही सिस्टम चलता रहा। और 2021 में 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्त वर्ष होता है, 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च तक होता है, लेकिन आरबीआई का जो वर्ष होता था वो सामान्यतः 30 जून से लेकर 1 जुलाई तक होता था, जिसे 2020 में बदल दिया गया। और 2021 से 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का एक फाइनेंशियल, और आगे इसी क्रम में फाइनेंशियल ईयर या आरबीआई ईयर को मनाया जाने लगा, या उसी के अनुसार आंकड़ों का सृजन किया जाने लगा।
अब हम कुछ करंट अफेयर्स की बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कवर कर लेते हैं। आरबीआई की नवीनतम जो फरवरी 2024 में आरबीआई ने जो रेट्स या रेपो रेट्स और उसकी जो नीति तय की है, उनके कुछ मूल बिंदु हैं, वो याद रखने हैं। ये क्या होते हैं ये मैं आगे आपको बता रहा हूँ। रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, ये सब मैं आपको आगे बता रहा हूँ, लेकिन हमें पहले ये याद हो कि वर्तमान में कितना है। देखिए रेपो रेट वर्तमान में 6.5, कितना है 6.5, याद रखिएगा 6.5। एक और विशेष बात की बैंक रेट कितना है, तो बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से थोड़ा सा अधिक होता है, तो ये 6.75 है। 25 बेस जो पॉइंट है, बेसिस पॉइंट, वो इससे ज्यादा है, ये याद रखना है। 25 बेसिस पॉइंट याद रखिएगा ज्यादा होता है। स्थानीय जमा सुविधा दर SDLR ये कितना है, इससे थोड़ा सा कम 6.25। अब ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, याद रखिएगा। एक चीज याद रख लोगे तो बाकी अपने आप याद रहने लग जाएगा। रेपो रेट और बैंक रेट एक ही होता है, डिफरेंस क्या है मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो ये दोनों एक जैसे हैं। सीमांत स्थायी सुविधा दर 6.75 है, तो आपने अभी याद किया जो बैंक दर है वही सीमांत स्थायी सुविधा दर है, मतलब दोनों एक जैसे हैं। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट क्या है, 3.35 है, ये भी याद रखिएगा। नगद आरक्षित अनुपात अर्थात CRR 4.5% है, ये भी याद रखिएगा। और SLR मतलब स्टेटोरियल लिक्विडिटी रेशो अर्थात वैधानिक तरलता अनुपात, ये वर्तमान में 18% है। देखिए एक समय ऐसा था जब भारत में SLR जो है वो 24%, 25% हुआ करता था, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ देने के लिए हमने इनको कम किया है। याद रखिए SLR वर्तमान में 18 है, याद कर सकते हैं आसानी से। CRR 4.5% है। बैंक दर और रेपो रेट ये दोनों विशेष रूप से याद रखिएगा। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। आंकड़े याद रखने से आपको थोड़ा आसान होगा, इनके बारे में डिटेल याद करना। खैर डिटेल में आपको परिभाषित कर ही रहा हूं आगे। चलिए बैंक के काम को देखते हैं और इसी काम में हम आरबीआई, रेपो रेट, बैंक दर, इन सब की परिभाषाएं भी शामिल कर लेते हैं। आरबीआई दो प्रकार के कार्य करता है, एक सामान्य रूप से बैंक के रूप में काम करना या केंद्रीकृत या केंद्र की सरकार के बैंक के रूप में काम करना, और एक सरकार के विकास संबंधित कार्यों का क्रियान्वयनकर्ता के रूप में। हमारे देश में जो विकास संबंधित कार्य होना है उनके क्रियान्वयनकर्ता के रूप में भी आरबीआई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिएगा विकास संबंधित कार्य भी करता है और बैंक के रूप में भी कार्य करता है। तो केंद्रीयकृत बैंक के रूप में क्या काम करता है और विकास संबंधी क्या काम करता है ये देख लेते हैं हम। केंद्रीय बैंक के रूप में पहला काम है इसका करेंसी नोटों का निर्गमन। देखो आप सबको पता है कि हमारे यहाँ जो नोट छापे जाते हैं वो बैंक नोट प्रेस में छापे जाते हैं। वो नोट छपते बैंक नोट प्रेस में जरूर है, लेकिन उनको जो चलाने का काम करता है हमारे देश में, उनको चलाना है अगर, तो उसकी शुरुआत या वो चलाने का काम आरबीआई द्वारा किया जाता है। और इसे ही हम हिंदी में थोड़ा टफ शब्दों में बोल रहे हैं करेंसी नोटों का निर्गमन। देश में नोटों के निर्गमन हेतु न्यूनतम पोस्ट प्रणाली प्रचलित है। याद रखिएगा हमारे देश में अभी नोटों के निर्गमन या नोटों को देश में चलाने के लिए कौन सी प्रणाली प्रचलन में है, न्यूनतम पोस्ट प्रणाली, जिसे आरबीआई ने 1957 में अपनाया था। इस प्रणाली के तहत आरबीआई के पास स्वर्ण और विदेशी मुद्रा ऋण पत्र मिलाकर के 200 करोड़ रुपए जमा करने होते हैं सरकार को, और बदले में सरकार उन्हें जो है नोट निर्गमन की शक्ति, या आरबीआई उन्हें नोट निर्गमन करने, सरकार को नोट निर्गमन करने की शक्ति देती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे पहला काम जो केंद्रीय बैंक के रूप में करता है वो है करेंसी नोटों का निर्गमन। और करेंसी नोटों का निर्गमन का आशय होता है नोटों को मार्केट में चलाना या भेजना। और ये काम हमारी जो आरबीआई है वो एक सिद्धांत न्यूनतम पोस्ट प्रणाली के तहत करती है। न्यूनतम पोस्ट प्रणाली 1957 में अपनाई गई है, 1957 में। याद रखिएगा हमारे यहाँ जो रुपए की गिनती का जो सिस्टम है वो भी 1957 से पहले वही हुआ करता था जो हमारे दादा परदादाओं को याद था। 4 आने, 12 आने या 16 डिजिट वाला जो सिस्टम था वो चलता था। 1970 में हमने उसे हटाकर रुपए वाला सिस्टम या 1 रुपए के 100 अंशों वाला सिस्टम अपनाया था, याद रखिएगा। और इसी साल आरबीआई ने न्यूनतम पोस्ट प्रणाली को अपनाया। न्यूनतम पोस्ट प्रणाली के तहत सीधी सी बात इतनी सी याद रखनी है कि आरबीआई 200 करोड़ रुपए का
जिसमें से 115 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए और 85 करोड़ रुपए का कैश हो सकता है, या उसके रूप में ऋण पत्र या विदेशी मुद्रा हो सकती है। ये इस प्रकार 200 करोड़ रुपए आरबीआई अपने पास जमा रखता है, जिसके बदले में वो नोटों के निर्गमन की शक्ति देता है। सरकारी बैंकर के रूप में, सरकार के बैंक के रूप में आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों के सभी बैंकिंग कार्यों को संपन्न करती है। सरकार को आर्थिक और मौद्रिक नीति संबंधी मामलों में सलाह भी देती है और सरकार के लिए सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था भी करती है। तीन काम हमने एक ही काम में बता दिए। सरकार के बैंक के रूप में आरबीआई पहला काम करती है कि जो सरकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं, सरकार को अगर किसी का बिल पेमेंट करना है, सरकार को अगर किसी का पैसा देना है, तो वो आरबीआई के माध्यम से दिया जाता है। आरबीआई जो है सरकार का बैंक हो गया। दूसरा काम, सरकार को अगर ऋण चाहिए तो किससे मिलेगा? तो सरकार को अगर ऋण चाहिए तो आरबीआई के माध्यम से मिलेगा, बाजार से, याद रखिएगा। और तीसरा पॉइंट है कि अगर सरकार को वित्तीय क्षेत्र में कोई सलाह चाहिए तो वो भी आरबीआई द्वारा ही दी जाती है। और आगे बढ़ते हैं, बैंकों के बैंक के रूप में। देखो, बैंकों के बैंक शब्द से ही आशय है कि जितने भारत के बैंक होंगे उन सबका बड़ा बैंक होगा बैंकों का बैंक आरबीआई। याद रखिए, आरबीआई देश के अन्य बैंकों के लिए वही काम करता है जो बैंक हमारे लिए काम करते हैं। हम बैंक के ग्राहक हैं, बैंक आरबीआई के ग्राहक हैं। इतना याद रख लीजिए, हम बैंक के ग्राहक हैं और बैंक आरबीआई के लिए एक ग्राहक है। तो व्यापारिक बैंकों को बैंकर ही नहीं बल्कि अंतिम ऋणदाता भी, अर्थात बैंकों का जो पैसा जमा करना है वो भी आरबीआई में जमा होता है। बैंकों को अगर ऋण चाहिए तो वो भी आरबीआई देता है। बैंकों के लिए सारे काम आरबीआई करता है, याद रखिएगा। साख नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण काम है। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में साख नियंत्रण का कार्य कौन करता है? आरबीआई करती है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों द्वारा नियमित साख की मात्रा और दिशा का नियंत्रण करने का कार्य करती है। साख नियंत्रण होता क्या है, समझिए अर्थ। साख नियंत्रण का सीधा सा अर्थ है कि मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए लिक्विड रूप में, उस पैसे की मात्रा को हम साख कह रहे हैं। वो पैसा कितना होना चाहिए इसका निर्धारण करते हुए आरबीआई साख नियंत्रण कर लेता है। याद रखिएगा, साख नियंत्रण का काम कौन करता है? आरबीआई। विदेशी विनिमय पर नियंत्रण, रुपए के विनिमय मूल्य को स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से आरबीआई विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करती है। देखो, हमारे देश में अगर डॉलर की मात्रा बढ़ गई तो हमारे देश में डॉलर की मात्रा बढ़ेगी तो रुपए की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। याद रखिए, हमारे पास डॉलर ज्यादा है तो हम फिर डॉलर देने चालू हो जाते हैं। तो याद रखिए, इस तरीके से विदेशी जो मुद्रा है उसका विनियमन भी आरबीआई करती है। आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन, देखिए वित्त से रिलेटेड सारे आंकड़े हमेशा आरबीआई द्वारा प्रकाशित होते हैं। आरबीआई ही उनका संग्रहण करता है, आरबीआई ही उनका प्रकाशन करता है। वित्त मंत्रालय को जो रिपोर्ट्स आती है उनके लिए भी आधार या आंकड़े जो है वो आरबीआई तैयार करके देता है। आगे बढ़ते हैं, विदेशी संबंधित या विदेशों से संबंधित कार्य। पहला, मुद्रा बाजार का प्रतिबंधात्मक नियंत्रण। आप समझते हैं मुद्रा बाजार क्या होता है? मुद्रा बाजार का प्रतिबंधात्मक नियंत्रण अर्थात उसके रेगुलेशंस को टाइट करना, बदलना, ये सब काम कौन करेगा? मुद्रा बाजार माने सीधा म्यूचुअल फंड की बात की जा रही है। म्यूचुअल फंड में जो भी नियम होंगे, उनके जो क्रियान्वयन संबंधित बातें होंगी, मानक होंगे, वो सब आरबीआई द्वारा होंगे। बचतों अर्थात सेविंगों को बैंक और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन कार्य में उपलब्ध कराना, लोगों में बैंकिंग की आदत को बढ़ाना, इसको हम कहते सीधा वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का काम कौन करता है? वित्तीय समावेशन के लिए बहुत सारी संस्था है, लेकिन देश में वित्तीय समावेशन आरबीआई करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की सदस्यता के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व भी कौन करता है? आरबीआई करता है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको देखना है कि वो शब्दावलियां जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और हमारी आरबीआई साख नियंत्रण के रूप में इनका उपयोग करती है, ये असली में आरबीआई की साख नियंत्रण के अस्त्र होते हैं, शस्त्र होते हैं। हम समझते हैं बैंक दर क्या होता है और रेपो दर क्या होता है। देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि बैंक दर और रेपो दर दोनों एक ही होते हैं, ये दोनों एक ही हैं। केवल अंतर इतना है कि बैंक दर और रेपो दर दोनों के दोनों आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण के रूप में दिए जा रहे हैं। दोनों की दोनों वो ब्याज दरें हैं जिस पर आरबीआई बैंकों को, एचडीएफसी, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, इनको लोन देती है।
जब बैंक दर पर कोई दिन ऋण दिया जाता है तो वो दीर्घकालिक होता है, और रेपो दर पर होता है तो वो तात्कालिक होता है। अर्थात जब तात्कालिक ब्याज दर पर ऋण चाहिए या तात्कालिक रूप से कोई ऋण चाहिए तो वो रेपो दर पर दिया जाएगा, जो कि थोड़ी ज्यादा होती है। और जब दीर्घकालिक ऋण चाहिए तो वो बैंक दर पर दिया जाता है, जो थोड़ा कम होता है। तो दोनों चीजें क्लियर रही होगी, फिर से एक बार क्लियर करते हैं। देखो, बैंक दर और रेपो दर दोनों एक ही होती है। बहुत सिंपल सी बात है कि दोनों एक ही होती है। रेपो दर पर दीर्घकालिक लोन दिया जाता है, और बैंक दर पर दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है, जबकि रेपो दर पर तात्कालिक ऋण दिया जाता है। दोनों के दोनों आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाते हैं, या आरबीआई जब अन्य बैंकों को ऋण देते हैं तब इन ब्याज दरों का, बैंक दर की ब्याज दर और रेपो दर की ब्याज दर का उपयोग किया जाता है। असली में ये दोनों बैंक के, आरबीआई के शस्त्र हैं मुद्रास्फीति को या मुद्रा अविस्फीति को कंट्रोल करने के। बैंक दर और रेपो दर में वृद्धि करने पर अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है, जिससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाता है। कैसे होता है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण? देखो, मुद्रास्फीति होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जब मार्केट में चीजों के भाव बढ़ने लग जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति। अर्थात मार्केट में जब पैसा ज्यादा आ जाता है तो चीजों के भाव बढ़ते हैं। सिंपल है, जब मार्केट में पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो चीजों के भाव बढ़ जाएंगे। तो जब पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो बैंक, जो आरबीआई है वो अपनी ब्याज दरें बढ़ा देगी, वो बैंक दर बढ़ा देगी, रेपो दर बढ़ा देंगी। तो इससे आरबीआई के पास से जो लोन ले रही है बैंक वो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले अगर एक बैंक 1,000 करोड़ का लोन ले रही थी या ऋण ले रही थी आरबीआई से, तो अब वो 500 करोड़ का लेगी, क्योंकि उसको ब्याज ज्यादा लग रहा है। और जब उसका ब्याज ज्यादा लगेगा तो वो आम आदमी के लिए ब्याज को बढ़ा देंगी, इसलिए आम आदमी ब्याज कम पैसे लोन के रूप में लेना शुरू करेगा, जिससे मुद्रा मार्केट का पैसा जो है वो इनडायरेक्ट तरीके से कम हो जाएगा, उसका फ्लो कम हो जाएगा, जिससे हम मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब बैंक और रेपो दर में कमी होती है तो अर्थव्यवस्था में तरलता की वृद्धि होगी, जिससे मुद्रा अविस्फीति नियंत्रित होगी। कुल मिला के बात वही है, मुद्रा अविस्फीति और स्फीति दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। मुद्रा स्फीति मतलब भाव का बढ़ना, पैसे का मार्केट में ज्यादा आ जाना। तो मार्केट में ज्यादा पैसे आ गए तो आरबीआई कैसे कंट्रोल कर सकती है? या तो ब्याज की दर बढ़ा दे, या फिर नेक्स्ट तरीका उसके पास है रिवर्स रेपो दर। देखो, रिवर्स रेपो दर क्या है? रेपो का एकदम उल्टा होता है रिवर्स रेपो। हमने रेपो दर में पढ़ा कि आरबीआई जो है वो बैंकों को ऋण देती है। अब रिवर्स रेपो में बैंकें आरबीआई को ऋण देती हैं, उल्टा हो गया, इसलिए इसको रिवर्स रेपो कहा जाता है। तो बैंकें रिवर्स रेपो वो ब्याज की दर है जिस पर बैंकें आरबीआई को ऋण देती है। ऐसा आरबीआई क्यों करती है? देखो, जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में खूब सारा पैसा आ गया है तो मार्केट से वो पैसा बाहर निकालने या उसको सोखने के लिए रिवर्स रेपो बढ़ा देती है आरबीआई, और बैंक अब लोगों को ऋण ना दे करके आरबीआई को पैसा दे देती है। इससे क्या होगा? मार्केट का पैसा जो मार्केट में आना है वो मार्केट में ना आकर आरबीआई की जेब में चले जाएगा, और इससे क्या होगा? मार्केट में पैसे की मात्रा कम हो जाएगी। इससे हम मुद्रा अविस्फीति और स्फीति दोनों को नियंत्रित कर लेंगे। मतलब जब हमें नियंत्रित करना होगा तो पैसा सोख लेंगे, जब नियंत्रित नहीं करना होगा तो मार्केट में पैसा डाल देंगे। तो ये आरबीआई, रिवर्स रेपो और ये तीनों क्या है? आरबीआई के औजार हैं, जिससे हम मार्केट की स्थिति या मार्केट में मुद्रा की स्थिति को कंट्रोल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने समझा बैंक दर क्या होता है, सीआरआर, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट थे। अब हम आगे समझ रहे हैं नगद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात, ये क्या होता है। देखो, जब भी किसी बैंक को आरबीआई लाइसेंस देती है तो उस बैंक के पास अगर 100 रुपए है तो उस 100 रुपए में से कुछ पैसे वो अपने पास जमा करवाती है सिक्योरिटी के रूप में, कि भाई अगर कल से बैंक दिवालिया हो गया, इसने लोगों का ऋण नहीं चुकाया, तो वो पैसे कैसे चुकाए जाएंगे? इस रूप में कुछ पैसे जो है आरबीआई अपने पास नगद रूप में रख लेती है। जनरली ये 3 से 3.5-4% के आसपास होता है। तो मान लीजिए कि किसी बैंक की को शुरुआत हो रही है, उस या कोई बैंक की स्थापना करनी है, तो उसके लिए एक नगद आरक्षित अनुपात निर्धारित कर दिया कि उस बैंक में जितनी जमाएं होंगी उनका 3% हिस्सा उस बैंक को अपने 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 कैश रूप में आरबीआई को देना होगा,
और वही आरक्षित नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। यहाँ कैश शब्द से फोकस करना, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, वह राशि जो वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई के पास में कैश रूप में जमा करवानी होगी, वही कैश रिजर्व रेशो होगा। इसी के जैसा एक और चीज होता है वैधानिक तरलता अनुपात। इसमें कैश ना रखते हुए कैश के स्थान पर सोना, विदेशी मुद्रा ऐसी चीजों को रखा जाता है और ये सामान्यतः 18%, 20% इस प्रकार से होता है। और लेकिन ये पैसा आरबीआई के पास नहीं रखना होता है, बैंकों को अपने ही पास रखना होता है। देखो, बैंकें सामान्यतः आम इंसान हमारे जैसे लोगों का पैसा जमा करके रखती है, मान लीजिए, और वो वही पैसा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन के रूप में बांटती है। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट डिफॉल्टर हो जाए तो लोगों का पैसा डूब जाएगा। ऐसी स्थिति में वैधानिक तरलता अनुपात के माध्यम से आरबीआई ने यह निश्चित किया हुआ है कि बैंक अपने पास जो पैसा है उसमें से 18%, 19%, 20% समय समय पर चेंज होता रहता है। ये पैसा अपने ही पास या तो सोने के रूप में या विदेशी मुद्रा के रूप में या किसी अन्य जो सरकारी प्रतिभूति उसके रूप में अपने पास रखेगी। अर्थात वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो क्या होता है, ये वो पैसा होता है या ये वह दर होती है जिसके बराबर का पैसा या उसके बराबर का मूल्य की राशि, सोना, विदेशी मुद्रा, ये बैंक को, वाणिज्यिक बैंकों को अपने खुद के पास रखनी होती है। दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज होती है प्राइम लेंडिंग रेट और बेस दर या बेस लेंडिंग रेट। ये क्या होता है, देखो, बैंकें जो आम इंसानों को लोन देती है वो पहले देती थी प्राइम लेंडिंग रेट पर, वर्तमान में जो लोन देती है वो देती है बेस रेट पर। 2010 से पहले हमारे देश में प्राइम लेंडिंग रेट चलता था। 2010 में इसको बंद कर दिया और आरबीआई ने एक नई सिस्टम लागू की, बेस रेट। बेस रेट क्या होता है और पीएलआर क्या होता है, वह ब्याज दर जिस पर बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में शून्य जोखिम है को ऋण देती है, वो पीएलआर कहलाता है। सिंपल सी बात थी, एक बैंक अपने सबसे अच्छे ग्राहक को जिस दर पर ऋण देती है वही पीएलआर कहलाता था। लेकिन अब ये व्यवस्था तो खत्म कर दी गई है, बेस रेट शुरू कर दिया गया। बेस रेट क्या होता है, देखो, बेस रेट एक वो न्यूनतम ब्याज की दर है जिससे नीचे कोई भी बैंक किसी ग्राहक को ऋण नहीं दे सकती। एक निश्चित दर तय की जाती है ना कि इससे नीचे कोई भी नहीं देगा, तो वही दर बेस रेट कहलाती है। याद रखिएगा, बेस रेट का निर्धारण एक लंबी प्रोसेस से होता है। शुक्रवार के दिन जो पैसा जमा हुआ, ऐसे कुछ हफ्तों का जो पैसा जमा है उसके आधार पर निकाला जाता है। बहुत लंबी प्रोसेस है, उस पर नहीं जाते। बेस रेट होती क्या है, बेस रेट की सीधी सिंपल परिभाषा है कि वह दर जिस पर कोई भी बैंक या वह न्यूनतम दर जिस पर कोई भी वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराती है उससे कम पर नहीं करा सकती है, वही बैंक दर कहलाती है, वही आधार दर कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई से संबंधित कुछ अन्य बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण से फैक्ट्स हमको और याद होने चाहिए। देखिए, आरबीआई के पास इतनी शक्ति है कि वह 1000 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के सिक्के और 10,000 रुपए तक के नोट छाप सकती है। हमने देखा भी है, समय समय पर आरबीआई ने 5000, 10,000 तक के नोट भी छापे। आरबीआई का जो लोगो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की डबल मोहर को देख करके बनाया गया है, उसमें थोड़ा सा ही बदलाव किया गया। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि आरबीआई का लोगो ईस्ट इंडिया कंपनी के डबल मोहर के समान या उससे ही प्रेरित है, याद रखिएगा। भारत में बैंक सिर्फ करेंसी नोटों की छपाई करता है। देखो, हमारा जो आरबीआई है वो करेंसी नोटों की छपाई करता है, जबकि सिक्कों को बनाने का काम भारत सरकार करती है। ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए। 1 रुपए का जो नोट होता है वो और जितने भी सिक्के प्रचलन में है वो सब वित्त मंत्रालय की तरफ से ही बनाए जाते हैं। उनके छापने, उनका टंकन करना वित्त मंत्रालय करता है। 2 रुपए से बड़ी की जितनी राशि के नोट हैं वो सारे के सारे आरबीआई द्वारा छापे जाते हैं। इसीलिए जितने भी नोट होंगे उन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। आप देखेंगे उन पर आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसके हस्ताक्षर मिलेंगे आपको। और जो सिक्के होंगे और या 1 रुपए का जो नोट होगा उस पर आपको भारत का जो वित्त सचिव होगा उसके हस्ताक्षर मिलेंगे। तो ये डिफरेंस है, आपको याद रखना है ये बात। आगे बढ़ते हैं। बैंकों ने आरबीआई ने 5000 रुपए और 10,000 रुपए मूल्य वर्ग के नोट 1938, 1954 और 78 में छापे थे, जो बाद में बंद कर दिए गए। देखो, हमने देखा अभी 2016 में भी भारत की सरकार ने
500 और 1000 रुपए के जो डिनोमिनेशन वाले नोट थे उनको बंद किया था। तो ऐसे समय समय पर नोट बंद कर दिए जाते हैं। आरबीआई के इतिहास में 2 गवर्नर ऐसे भी रहे हैं जो नोटों पर हस्ताक्षर नहीं कर पाए, उनके भी नाम याद रखिएगा। 2 ऐसे कौन से गवर्नर हैं जिन्होंने गवर्नर होने के बाद भी नोटों पर हस्ताक्षर नहीं है? वो है केजी ओमकार और ओसबोर्न स्मिथ। ये दोनों ऐसे गवर्नर रहे हैं जिन्होंने गवर्नर होने के बाद भी कभी भी हस्ताक्षर नहीं किया नोटों पर। आरबीआई 1 रुपए को छोड़कर बाकी सभी नोटों पर हस्ताक्षर करते हैं ये गवर्नर। 1 रुपए को छोड़ दिया जाता है क्योंकि 1 रुपए के नोट पर भारत का जो वित्त सचिव होता है वह हस्ताक्षर करता है। याद रखिएगा ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ करंट अफेयर्स कवर करना है आरबीआई से रिलेटेड और वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर्स रिपोर्ट कार्ड 2023। देखो, अमेरिका की एक संस्था द्वारा हर साल 110 देशों के जो बैंकर्स होते हैं या बैंक के प्रतिनिधि होते हैं, सीईओ होते हैं या चीफ होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनका एक रिपोर्ट कार्ड हर साल प्रसारित किया जाता है, बनाया जाता है और इसमें यह दर्शाया जाता है कि उस बैंक द्वारा अपने देश में मुद्रा या मुद्रा के प्रचलन में या देश की आर्थिक स्थिति में क्या योगदान दिया गया या वो किस प्रकार नियंत्रण कर पाए। शक्तिकांत दास जो भारत की आरबीआई के गवर्नर है, वर्तमान में 25वें गवर्नर हैं, याद रखिएगा। ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट में इनको A+ रैंकिंग दी गई है, याद रखिएगा। A+ रैंकिंग सबसे अच्छी रैंकिंग मानी जाती है। ए से लेकर के ए एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए, जबकि F असफलता के लिए दिया जाता है। अर्थात ए से लेकर F तक की रैंकिंग इस रिपोर्ट कार्ड में दी जाती है गवर्नर्स को। लेकिन हमारे जो गवर्नर है उन्हें A+ रैंकिंग मिली है, जो बहुत अच्छे प्रदर्शन को दर्शाता है। ये मैगजीन दुनिया भर में केंद्रीय बैंकरों की रिपोर्ट कार्ड 1994 से शुरू किया है या 1994 से रिपोर्ट कार्ड बनाता है और लगभग इसमें 110 देशों के केंद्रीय बैंकों को शामिल किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर से याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। इन्हें 2023 में एक स्पेशल अवार्ड भी मिला है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड। याद रखिएगा, लंदन के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में शक्तिकांत दास को लंदन के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में गवर्नर ऑफ द ईयर। देखिए, पूरे भारत के जितने केंद्रीय बैंक है सबके गवर्नरों में सबसे अच्छे गवर्नर के रूप में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड हमारे भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप याद रखेंगे। ये आपको इनका गवर्नर का फोटो दिखाई दे रहा होगा, अवार्ड लेते हुए उनका फोटो दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिटरी एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, ये क्या होता है? देखो, 2014 में आरबीआई ने एक स्पेशल फंड बनाया जिसे हम कहेंगे शिक्षा एवं जागरूकता निधि। ये क्या है? 2014 में शिक्षा एवं जागरूकता निधि योजना के माध्यम से हमारे देश में एक स्पेशल कार्य किया गया। वो क्या था? बैंकिंग क्षेत्र में जो लावारिस संपत्तियां या लावारिस जमाएं थी उनको किसी स्थान पर या उनका उपयोग करने के लिए योजना लाई गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। देखिए, लावारिस जमा क्या होती है? जब कोई व्यक्ति किसी बैंक में पैसा जमा करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है या उसके परिवार का कोई होता ही नहीं है या वो खुद भूल जाता है, ऐसी स्थिति में वो पैसा बैंक में एक समय के बाद बैंक में पड़ा रहता है, जिसे हम लावारिस जमा कहते हैं। इस लावारिस जमा से हम भारत के लोगों में बैंकिंग जागरूकता प्रसारित करें, इसलिए ये योजना लाई गई, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, DEA क्या होता है? डिपॉजिटरी एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ये याद रखिएगा। कब आया? 2014 में। क्योंकि अगर पूरा डिस्क्रिप्शन ना करते हुए सीधे पूछ लिया कि DEA योजना कब आई, तो 2014 में आई है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि, एक शब्द है अंतर्दृष्टि, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अंतर्दृष्टि याद रखेंगे। अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड, ये क्या है? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा अंतर्दृष्टि नामक एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया, जो भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समझ लेते हैं सरल शब्दों में ये है क्या। देखो, आरबीआई हमारे पूरे देश में वित्तीय समावेशन चाहता है,
इसलिए उसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिससे हर देश के हर क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन की जा सके कि बैंकों की कहाँ ब्रांचेस ज्यादा खुल रही हैं, कहाँ खुलने की आवश्यकता है, कहाँ बैंकिंग ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ कम हो रहे हैं, कहाँ इनको और बढ़ावा देना है। एक और टर्म समझ लेते हैं, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या होता है? देखिए, वित्तीय समावेशन का अर्थ होता है बैंकों की सामान्य जन तक पहुंच। देखिए, जब मेरा अकाउंट बैंक में खुला और मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तक पहुंच गया तो मेरा वित्तीय समावेशन हो गया। ऐसा भारत के हर एक नागरिक तक बैंकिंग क्षेत्र को या बैंकिंग ट्रांजैक्शन को पहुंचाना ही वित्तीय समावेशन है। हम भारत में अब वित्तीय समावेशन की मॉनिटरिंग के लिए क्या उपयोग कर रहे हैं? अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड। सीधे एग्जाम पूछ सकते हैं, अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड क्या है? अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड वित्तीय समावेशन का एक टूल है या एक योजना है जो आरबीआई द्वारा एक प्लेटफॉर्म के रूप में बनाई गई है। दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, अंतर्दृष्टि है, अंतर्दृष्टि का संबंध है, अंतर्दृष्टि का संबंध है वित्तीय समावेशन से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये क्या होता है? लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, LPSS। देखिए, वर्तमान में भारत में जो भी पेमेंट्स होती हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, वो या तो आरटीजीएस के माध्यम से होती है, राइट टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या NEFT होती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, या आजकल हम यूपीआई करने लगे हैं। ये हमारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम अपना पैसा या भुगतान जो है वो अन्य व्यक्ति को करते हैं। भारत की रिजर्व बैंक एक हल्के भुगतान और निपटान प्रणाली का मार्ग सुनिश्चित कर रही है जिसे अब बंकर नाम दिया जाएगा, बंकर या बैंकर, याद रखिएगा दोनों का फुल फॉर्म। LPSS का फुल फॉर्म याद रखना, लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, और बंकर क्या है? इसका एक टूल है जिसके माध्यम से आगे भविष्य में भुगतान की प्रणाली लागू की जाएगी, याद रखिएगा। तो LPSS याद रखना फुल फॉर्म, और बंकर या बंकर क्या है? ये LPSS को लागू करने का एक टूल होगा। खैर ये अभी वर्तमान में लागू नहीं किया गया लेकिन भविष्य में लागू करने की योजना है। आगे बढ़ते हैं। 10 डेज 100 डेज 100 पेज कमीशन कैंपेन, क्या है हिंदी में इसका अर्थ? 100 दिन 100 भुगतान अभियान। ये क्या है? देखिए, हमने अभी लावारिस जमा के बारे में बात की। लावारिस जमा का कोई मालिक है या नहीं है, और उसे हर एक बैंक से ट्रांसफर करके हमारे आरबीआई तक पहुंचाने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसे हम कहते हैं 100 दिन 100 भुगतान यो अभियान। आरबीआई ने हाल ही में 1 जून 2023 को इसको शुरू किया, और इसका मुख्य उद्देश्य था सभी जिलों में हर बैंक के शीर्ष 100 लावारिस जमा का पता लगाना और उनका निपटान करना। अर्थात या तो उसका मालिक मिल जाए तो उसे दे देना, और नहीं मिले तो इसका उपयोग जनता को साक्षर करने या जनता में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किया जाए। तो 100 दिन 100 योजना कब आई थी? याद रखना 1 जून 2023 को। उद्देश्य है लावारिस जमाओं का निपटान करना। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक लॉकर रूल। देखो, हमारे पास अगर कोई पैसा होता है तो उसे हम कहाँ जमा करते हैं? उसे हम अपने अकाउंट में जमा करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सोने की कोई वस्तु होती है तो उसे बैंक में कहाँ रखा जाता है? लॉकर में रखा जाता है। अब ये लॉकर को संचालित करने के लिए देश में कोई नियम होगा, उसे हम लॉकर नियम कहते हैं, बैंक लॉकर नियम। हमारे यहाँ बैंक लॉकर नियम पिछली बार 2021 में अपडेट किए गए थे या नए बनाए गए थे, याद रखना। लेकिन 2023 में 1 जनवरी 2023 को हमारे सभी बैंक जो लॉकर नियम है उनको फिर से संशोधित किया गया, याद रखिएगा। संशोधित बैंक लॉकर नियम कब लागू किए गए? 1 जनवरी 2023 को। हमारी एग्जाम की आदत है ऐसे नियमों से प्रश्न, अधिनियम से, कानूनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, लॉकर नियम कब संशोधित किए गए? 1 जनवरी 2023 को संशोधित किए गए आरबीआई द्वारा। आरबीआई लॉन्च्ड रिटेल CBDC ई-रुपए। ये क्या है समझते हैं। देखो, अगर भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान में चले जाए और वो वहां